हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनु क्लासरूम। मैं हूं पुष्पांजलि। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो PYQ सीरीज़ में आज हमारी जो क्लास है वो क्लास 6 है, जिसमें कि हम सेट 6 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने 5 सेट सॉल्व किए हैं, जिसमें कि जो क्वेश्चंस थे वो संविधान सभा से रिलेटेड था, प्रस्तावना से रिलेटेड था और नागरिकता सिटीजनशिप से रिलेटेड था। आज का हमारा जो पॉलिटी के अंदर टॉपिक होगा वो होगा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और उनके कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो PYQs में आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ध्यान से पढ़िएगा, मैग्ना कार्टा पूछ रहा है। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किस भाग को कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए पहले यहाँ पे, पार्ट 5, पार्ट 3, पार्ट 1 या फिर पार्ट 9। इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? पार्ट 3। अब क्यों है पहले ये भी देख लीजिए। पार्ट 3 है वो किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। ठीक है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक रहते हैं? तो 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल इसमें आपको मिल जाएंगे पार्ट 3 में। पार्ट 9 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये किससे रिलेटेड है? पंचायती राज सिस्टम से। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि पंचायती राज सिस्टम किस संशोधन से जुड़ा है शेड्यूल में, और कौन सा शेड्यूल पंचायती राज का है। चलिए, अब पार्ट अगर 5 की बात करें तो ये द यूनियन के बारे में बात करता है। यूनियन के बारे में मतलब कि जितने भी सेंट्रल लेवल पे जो हैं, जैसे सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्री है कोई, या फिर PM के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, वो सारे वो उन सब के बारे में पार्ट 5 बात करता है। पार्ट 1 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, मतलब कि जो आपका राज्य और जो राज्य है और यूनियन टेरिटरीज है उसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? ऑप्शन देखिए, ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव, नॉट ओरिजिनल, ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव। इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मौलिक लेकिन अनन्य नहीं। ठीक है, मौलिक लेकिन अनन्य नहीं, इसका मतलब ये होता है, जैसे कि आपने एक आर्टिकल देखा होगा, आर्टिकल 32। ठीक है, ये किसके बारे में बात करता है? संवैधानिक उपचार के बारे में बात करता है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स, जिसके भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वो आर्टिकल 32 के तहत वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में उसकी वो दायर कर सकता है, इसकी जो भी इसकी शिकायत। ठीक है, और अगर आर्टिकल 226 है, इसके तहत वो सीधे हाई कोर्ट में जो अपनी याचना दायर कर सकता है। ठीक है, किसके संबंध में? तो मौलिक अधिकार उसके उल्लंघन होने के संबंध में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ अ चाइल्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द फैक्ट्री। भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन देखिए, 12 ईयर्स, 18 ईयर्स, 21 ईयर्स या फिर 14 ईयर्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होता है? वो 14 ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईयर 2021 में ये पूछा हुआ है UPSI के। ठीक है, अच्छा 14 ईयर। इससे एक जुड़ा ही एक आर्टिकल है, आर्टिकल 24। ठीक है, इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि अगर 14 साल से कोई भी बच्चा अगर कम उम्र का है, 14 साल से कम उम्र का है, तो उसको फैक्ट्री में काम करने से या फिर खतरे वाली जगह काम करने से ये वाला जो आर्टिकल है वो रोकता है। ठीक है, रोकता है, ध्यान रहेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स बेगर फोर्स्ड लेबर। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? ऑप्शन देखिए, आर्टिकल 14, आर्टिकल 7, आर्टिकल 32, आर्टिकल 23।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका आर्टिकल 23 हो जाएगा। आर्टिकल 23 क्या कहता है, जैसे कि मानव तस्करी भी रोकता है, ये मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी रोकता है। उसके बाद इसने बेगार जो बंधुआ मजदूरी है उस पे भी ये रोक लगाता है, आर्टिकल 23। इसमें एक और बात कही गई है, देखिए इसमें ये बात कहा गया है कि वेश्यावृत्ति करना गलत नहीं है, करवाना गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेश्यावृत्ति करना गलत नहीं है, करवाना गलत है। इस आर्टिकल 23 में ये लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 32 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 32 मैंने आपको बताया कि संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये वही है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, किसने कहा है, B.R. अम्बेडकर ने, ठीक है। B.R. अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा कौन से आर्टिकल को कहा है, तो आर्टिकल 32 को कहा है। और किसने कहा है, तो वो आपके B.R. अम्बेडकर ने कहा है। क्लियर है। आर्टिकल 14 की अगर हम लोग बात करते हैं तो आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। और ये तो आर्टिकल 7 आपको पता ही है कि 5 से 11 जितने भी आर्टिकल हैं वो आपके सिटीजनशिप के अंतर्गत आते हैं, नागरिकता से रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर पर्सनल प्रॉपर्टी। ऑप्शन देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, आर्टिकल 1F, आर्टिकल 300A, आर्टिकल 108, आर्टिकल 265। तो इसका जो सही आंसर, ये भी देखिए 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएसआई के, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, इसका जो आंसर होगा वो तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, आर्टिकल 300A। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आर्टिकल 19(1)(f जो है, पहले क्या था कि मौलिक अधिकार में ही जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी का जो एक्ट है, राइट टू प्रॉपर्टी जो अधिकार है, वो पहले फंडामेंटल राइट के अंतर्गत ही आता था, मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता था। और कौन से आर्टिकल से ये था, ये यही आर्टिकल था, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इसको चेंज कर दिया गया है, वहां से हटाकर इसको लीगल राइट बना दिया गया है इसके अंतर्गत, ठीक है। अब ये क्या है, एक लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, ठीक है, लीगल राइट है। 19(1)(f और किसके तहत हटाया गया था, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत, ठीक है, 1978 के तहत इसको हटाया गया था। इसको ध्यान रखिए, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है जिसके तहत की लीगल राइट टू प्रॉपर्टी को बनाया गया है, तो वो आपका है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फ्रेज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम। भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा से ली गई है। इसमें बताना है आपको कि कहां से ये अवधारणा ली गई है। कौन सा अवधारणा कह रहा है, तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये हमने पहले के पेपर में भी डिस्कस किया है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप हमारे जो पिछले जो सेट सॉल्व किए हैं हम लोग ने, उसको भी आप जरूर विजिट करें, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये लिया हुआ है। अच्छा, एक और चीज कि फंडामेंटल राइट हमने कहां से लिया हुआ है, तो वो हमारा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने लिया है। अगर कोई बोले कि जो आपका है ये जर्मनी से हमने क्या लिया था, या फिर ऐसे अगर कोई पूछे कि जो सस्पेंशन मतलब कि संविधान संशोधन करने का प्रोसीजर, संविधान संशोधन करने का प्रोसीजर जो है, करने का जो प्रोसेस है,
वो हमने कहाँ से लिया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वो हमने वो हमने लिया था यहाँ से, क्या कहते हैं, हाँ, साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया था। और एक चीज कि हमने जर्मनी से क्या लिया था, जर्मनी से हमने लिया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हाँ, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है, मतलब कि आपातकाल के समय जो मौलिक अधिकार है उसका सस्पेंशन। अच्छा, एक और चीज कि सारा सस्पेंड हो सकता है, लेकिन एक्सेप्ट कौन से आर्टिकल नहीं सस्पेंड होते हैं, तो वो भी जान लीजिए, वो आर्टिकल होते हैं 20 एंड 21, ठीक है। ये आर्टिकल आपके ड्यूरिंग इमरजेंसी के समय भी, मतलब आपातकाल के समय भी फंडामेंटल, यही 2 फंडामेंटल राइट हैं जो कि आपके सस्पेंड नहीं होते हैं। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 मेक्स एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड बिटवीन द एजेस ऑफ डैश एंड डैश। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को डैश से डैश वर्ष की आयु के बीच के हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो ये अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है वो किस वर्ष से किस वर्ष तक की आयु के बीच में बच्चों को बताया गया। ऑप्शन देखिए 8-16, 6-16, 8-14 या फिर 6-14। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 से जो 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा बताया गया है। क्लियर है? अच्छा, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ये अनिवार्य शिक्षा आता है, तो आर्टिकल 21 कौन सा है, राइट टू लाइफ, मतलब कि जीवन का अधिकार, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसके अंतर्गत कौन सा आर्टिकल आता है, 21A एक आर्टिकल आता है जिसको कि जोड़ा गया है कौन से जिसमें कि राइट टू एजुकेशन है। पहले ये जान लीजिए, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया है वो भी जान लीजिए, तो ये 86 संविधान संशोधन जब हुआ था 2002 में, उसके तहत इसको जोड़ा गया था, ठीक है। अब इसमें भी जो RTE एक्ट है, RTE एक्ट वो 2009 में आया था, ठीक है, लेकिन ये लागू कब से हुआ, इम्प्लीमेंट या फिर लागू हुआ कब से, तो ये आपका होता है 1 अप्रैल 2010 से। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है, घुमा फिरा कर कई बार इसमें से पूछता है, तो आप इसको ध्यान रखें। पहला तो ये कि किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो 21 के अंतर्गत आता है। 21A इसका आर्टिकल है, राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से संबंधित है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में हुआ था संविधान संशोधन, उसके तहत इसको जोड़ा गया है। RT एक्ट जो आया था 2009 का आया था, और फिर ये जो इम्प्लीमेंट लागू कब हुआ है, तो ये है 2010 में इसको लागू किया गया है। क्लियर है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी फ्रीडम्स आर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन देखिए 5, 8, 7, 6, 6 और 7, 5, 8। तो इसमें से इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका 6 प्रकार की स्वतंत्रता का बात किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब पहले ये देख लीजिए कि जो आर्टिकल 19 है वो किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका आता है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आप में इसके में कितना आर्टिकल आता है, तो 19 से लेकर 22 तक जो आर्टिकल है वो इसी के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे ये देखिए, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। ये पता चल गया ना। अब देखिए आर्टिकल 19 में 6 प्रकार के स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है। 6 प्रकार के कौन कौन से, देखिए 19A है। अगर 19A के बारे में बात करें, जिसमें कि बताया जाता है बोलने की स्वतंत्रता, बोलने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, मतलब कि स्पीच एंड
एक्सप्रेशन, ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की स्वतंत्रता। 19B के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें दिया हुआ है असेंबली। असेंबली का क्या मतलब है? असेंबली का मतलब यहाँ पे ये इससे है कि जैसे शांतिपूर्वक बिना किसी हथियारों के, जैसे कि आपने देखा था कि जब जलियांवाला बाग होता है वहां पे भी एक असेंबली, लोगों ने जुटे थे बिना किसी हथियार के, फिर भी उनपे गोलियां बरसा दी गई थी। तो इसीलिए यहाँ पे ये इस टाइप का असेंबली का मतलब ऐसा है कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता यहाँ पे दी गई है, ठीक है। अगर 19C के बारे में बात करें हम, 19C का बात कहता है एसोसिएशन का। एसोसिएशन का मतलब है कि आप किसी भी तरह से संघ, मतलब किसी भी तरह का मतलब संघ बना सकते हैं, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ लिमिट उसके लिए भी दिया जाता है, जो कि किसी भी राइट को वायलेट ना करे, किसी भी राइट का उल्लंघन ना करे। अगर 19D के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट से क्या मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी देश के कोने में जा सकता है, उसको स्वतंत्रता है, वो आवागमन कर सकता है, उसको कहीं पे भी किसी भी बेसिस के, डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे, भेदभाव के बेसिस पे उसको रोका नहीं जा सकता है। 19E के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब है कि रेसिडेंस। रेसिडेंस का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। जैसे मान लीजिए कि कोई भी किसी भी क्षेत्र में, किसी दूसरे स्टेट में या फिर किसी दूसरे प्लेस पे वो बसना चाहता है तो वो वहां पे भी स्वतंत्र रूप से बस सकता है। और 19F मैंने आपको अभी पहले ही बताया है कि ये प्रॉपर्टी वाला से रिलेटेड था, जो कि अब ये रिपेल हो गया है, मतलब कि इसको अब समाप्त कर दिया गया है, तो ये हम इसमें नहीं गिनते हैं। उसके बाद आता है 19G का, ठीक है। 19G में ये बोला गया है कि प्रोफेशन से रिलेटेड। प्रोफेशन से क्या रिलेटेड है? इसकी मतलब कि आप, जैसे कोई भी व्यक्ति अपनी जीविका या फिर अपना कोई भी बिजनेस वो किसी भी जगह पे खोल सकता है, अपना प्रोफेशन चला सकता है, उसको किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। तो ये 6 प्रकार के स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पे बात किया गया है आर्टिकल 19 में। क्लियर है? तो चलिए अब आगे बढ़ते। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है। What does the writ habeas corpus literally mean? habeas corpus याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन देखिए, we forbid, to be certified, to have a body, we command। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे रिट के बारे में बात हो रहा है। कौन सा आर्टिकल है जो रिट इशू करता है? तो वो आपका आर्टिकल जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट है वो 5 रिट इशू करता है आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के संवैधानिक उपचार के अंतर्गत आता है। अब देखिए ये 5 रिट कौन कौन से हैं। पहला जो है वो आपका हैबिस कॉर्पस है, ठीक है। दूसरा जो है आपका वो मैंडेमस है, मैंडेमस। तीसरा जो है वो आपका प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन। फोर्थ जो रिट है वो आपका सर्शेराई है, सर्शेराई, सर्शेरेरी है। और अगर 5वें की बात करें तो वो है आपका क्यू वारंटो, ठीक है। इसको एक एक करके हम थोड़ा समझ लेते हैं। हैबिस कॉर्पस जो होता है इसका मतलब होता है, इसको क्या कहा जाता है, तो देखिए इसमें हम बता देते हैं इसको टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। इसका मतलब होता है हैबिस कॉर्पस को, एक सेकेंड, हाँ अच्छा, हैबिस कॉर्पस को हम हिंदी में क्या कहते हैं वो भी जान लीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। इसको मैं, अच्छा एक सेकेंड, मैं इसको यहीं पे लिख देती हूँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। मैंडेमस को हम क्या कहते हैं? मैंडेमस को हम परमादेश कहते हैं, परमादेश, ठीक है। प्रोहिबिशन को हम कहते हैं प्रतिषेध, प्रतिषेध। सर्शेरायरी को क्या कहते हैं हम? सर्शेरायरी को अथप्रेशर, अथप्रेशर। और क्यू वारंटो को हम कहते हैं अधिकार पृच्छा, अधिकार पृच्छा।
अब इसको समझ लीजिए इसी तरह से। देखिए हैबे कार्पस का मतलब होता है, इसमें एक आता है कि टू हैव द बॉडी ऑफ, इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसा है जैसे कि किसी को भी अवैध तरीके से या फिर गलत तरीके से वो बंद नहीं कर सकता है, डिटेन नहीं कर सकता है। कोर्ट ये आदेश देता है कि उस व्यक्ति को अदालत में पेश करो। जैसे कि कोई भी अगर जैसे उसके कोई फैमिली मेंबर है, उसके किसी पर्सन को, अपने को किसी पुलिस ने ऐसे ही किसी भी बेसलेस किसी प्रूफ पे उसको अरेस्ट कर लिया, तो ये हैबेस कॉर्पस के माध्यम से वो सुप्रीम कोर्ट में दायर जो याचना है वो दायर कर सकते हैं कि वहां पे ऐसा क्या है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उस व्यक्ति को बुलाएगा और वो जांच करता है कि ये बेसलेस है या फिर जायज तरीके से है। चलिए अगर मैंडेमस की अगर हम लोग बात करते हैं, मैंडेमस में एक वर्ड आता है वी कमांड, ठीक है, वी कमांड। इसमें बोल रहा है कि जब कोई भी सरकारी अधिकारी होता है या फिर कोई संस्था अपना कानूनी काम नहीं करता है, ठीक है, अपना जो उसका काम होता है वो काम नहीं करता है, तो जो कोर्ट रहती है वो उसको ऑर्डर देती है कि तुम अपना काम करो। जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि जानबूझ के सरकारी जो कर्मचारी होते हैं वो काम नहीं करते हैं, उसके लिए कहा जाता है मैंडेमस। तो मैंडेमस की याचना दर्ज किया जा सकता है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है, देखिए प्रोहिबिशन और सर्चराइरी, ठीक है, दो ये वर्ड ऐसे हैं, इसको समझिएगा। देखिए एक आता है बहुत फेमस है इंग्लिश में, देखिए एक सेकेंड, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। देखिए आपने देखा होगा कोरोना काल में क्या होता था कि लोग कहते थे प्रिकॉशन लीजिए, मतलब प्रिकॉशन का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रॉब्लम के आने से पहले ही आप अपनी तैयारी करके रखते हैं या फिर आप सतर्क हो जाते हैं, तो वो होता है प्रिकॉशन। और क्योर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अब तो प्रॉब्लम आ गई है, अब तो मत्थे पड़ गया है, तो उसको अब कैसे सही करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, तो वो आपका क्योर होता है। उसी तरह से यहाँ पे भी आप रिलेट करके इसको समझ सकते हैं। प्रोहिबिशन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि कोई भी जैसे कि कोई निचला जो कोर्ट होता है उसमें वो मामला देख रही है, ठीक है, और वो अगर उसकी गलत होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि उसको पहले ही रोक देती है कि नहीं ये वाला आप अधिकार नहीं दे सकते या फिर ये कमांड आप नहीं दे सकते हैं। सर्चराइरी में क्या होता है, सर्चराइरी में इसका मतलब इसमें क्या होता है कि जब या तो मतलब ऐसा होता है कि निचला जो कोर्ट होता है, कोई भी हाई कोर्ट है, वो अब तो दे चुका है उस पर, ठीक है, अपना डिसीजन सुना चुका है, अब उसको कैसे सही किया जा सके, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको बुलाती है और सर्चराइरी के अंतर्गत उसको फिर ठीक करने की कोशिश करती है। क्लियर है इतना। अब देखिए क्यू वारंटो, इसका यहाँ पे लिखा जाता है बाय व्हाट अथॉरिटी। इसमें ये रहता है जैसे मान लीजिए कि बहुत लोग क्या करते हैं कि घूस वगैरह लेके और फिर कोई भी सरकारी पद पर वो आ जाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर कोई क्यू वारंटो की याचना कर देता है, दायर कर देता है, तो वहां पे फिर जो सरकार जो सुप्रीम कोर्ट रहती है वो उसकी अथॉरिटी का वो जांचना चाहती है कि मतलब आपकी क्या अथॉरिटी है या फिर आप किस अथॉरिटी से ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे वो चीज आती है। क्लियर है। 5 रिट ये है, 5 रिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया कि टू हैव, किसी को भी आप बिना किसी वैलिड प्रूफ के आप किसी को भी डिटेन, किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Fundamental rights are modern name for what have been traditionally known as। मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम है जिन्हें पारंपरिक रूप से डैश के रूप में जाना जाता है। कौन सा है ऑप्शन देखिए, नेचुरल राइट्स, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक अधिकार को हम मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following fundamental rights are available to citizens of India and not to foreigners? ठीक है, और हिंदी में भी देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता,
प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण, सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध संरक्षण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, जो कि सिर्फ इंडियंस को दिया गया है, वो फॉरेनर्स के लिए नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कुछ आर्टिकल हैं जो कि सिर्फ इंडियंस को दिया गया। कौन कौन से वो आर्टिकल है ये भी देख लीजिए। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और फिर आपका है 30। ये 5 आर्टिकल हैं जो कि सिर्फ इंडियंस को दिया गया है। ठीक है, ये सिर्फ किसको दिया गया है? इंडियंस को दिया गया, फॉरेनर्स को नहीं दिया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ इज अ। वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना एक डैश है। ऑप्शन देखिए, पर्सनल राइट, लीगल राइट, फंडामेंटल राइट या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये कौन सा है? तो ये आपका है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटी है ये आपका, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज आप हमें कमेंट करके बताइए कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये आप हमें कमेंट्स में बताइए। आगे देखते हैं। The framers of the Indian Constitution borrowed the idea of fundamental rights from, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकारों के विचार को कहां से लिया गया था? ऑप्शन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान, यूनाइटेड किंगडम के संविधान, सोवियत संघ के संविधान और जापान के संविधान। तो अभी हमने डिस्कस किया था कहां से लिया गया है फंडामेंटल राइट, तो वो आपका लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक और चीज बताइए, मैंने एक और चीज आपको बताया था, प्रीएम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहां से लिया गया है। प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, प्रीएम्बल का जो प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया गया है? यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अच्छा, मुझे ये भी आप कमेंट में बताइए कि लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल मतलब कि भाषा किसका, प्रस्तावना का भाषा कहां से हमने, किस कंट्री से लिया हुआ है, ये आप हमें कमेंट में बताइए। आगे बढ़ते हैं। Which among the following is a right guaranteed by Article 26 of the Indian Constitution? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? ऑप्शन देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव करने का अधिकार, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2021 में पूछा गया है। इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, मतलब कि धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव करने का अधिकार किस आर्टिकल में आपका दिया हुआ है? आर्टिकल 26 में। ठीक है, अच्छा, ये जो है राइट टू प्रोफेस, राइट टू कॉन्शियंस और प्रैक्टिस ऑफ एनी रिलीजन, ये जो 3 आपके हैं, ये भी आर्टिकल 25 में, ये भी आर्टिकल 25 में और ये भी आर्टिकल आपके 25 में दिया गया है। ठीक है, एक और चीज मुझे बताइए कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसका आर्टिकल, उसका जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसका आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो इसका जो आर्टिकल माना जाता है वो है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, 2 आगे बढ़े, इसमें जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट मेंशन इन आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है? अभी हमने 19 आर्टिकल जो 19 हमने अभी देखा है ना, जिसमें कि कितने अधिकार के बारे में बात करता है? 6 टाइप के फ्रीडम के बारे में बात करता है। ऑप्शन देखिए, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, संगम और संघ बनाने का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार,
भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो कौन सा नहीं है? इजी है मुझे लग रहा है। देखिए यहाँ पे ये तो था एसोसिएशन, मैंने बताया था कि एसोसिएशन कोई भी संघ बना सकता है विथ रूल्स एंड रेगुलेशन, तो ये तो था वहां पे। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। राइट टू मूव फ्रीली विद इन द टेरिटरी, किसी भी देश के किसी भी कोने में कोई भी आवागमन आ जा सकता है, ये भी है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच मैंने पहले ही बताया था कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, ये वाला किस आर्टिकल में है? तो ये आपका आर्टिकल 21 आता है, ठीक है। राइट टू लाइफ में ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सा नहीं है पूछा है। अच्छा ये भी ध्यान रखिए पूछ क्या रहा है, ठीक है, कौन सा नहीं पूछा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डैश के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जिसके, वही देखिए यही चीज सेम क्वेश्चन है लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के आर्टिकल 19 से ही रिलेटेड है, लेकिन इसको घुमा के दिया है। मैंने आपसे बोला ना कि इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा पूछा है कि कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जिसके अंतर्गत यहाँ पे कि सरकार कुछ हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है, ठीक है, वो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। क्लियर है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए पहले, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, संवैधानिक उपचार या फिर समानता का अधिकार। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो 19 किसके अंतर्गत आता है? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 सामाजिक एकता, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। तो देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि जैसे कि पहले मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर जो होगा वो आर्टिकल 14 होगा, ठीक है। कैसे होगा, इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि आर्टिकल जो 14 होता है, आर्टिकल 14 ये है, ये आपका किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 14 तो वो है आपका समता का अधिकार, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, उससे रिलेटेड है। अगर मैं इसमें बात करूँ कि इसमें कह क्या रहा है, देखिए दो तरह की राइट में इसमें बात किया गया है। एक तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, दो तरह की इक्वलिटी के बारे में बात किया गया है, और दूसरा जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब समझिएगा इसको, ये कह क्या रहा है, ठीक है। देखिए इक्वलिटी बिफोर लॉ में ये कहता है कि सभी लोग, अच्छा एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो हमने इंग्लैंड से लिया हुआ है, ठीक है, इंग्लैंड से लिया हुआ है। और किसने दिया है ये, तो ये गिवन मतलब किसने दिया है, एवी डाइसी करके एक व्यक्ति हैं, एवी डाइसी, ठीक है, एवी डाइसी करके एक ब्रिटिश जूरिस्ट हैं, उन्होंने ये दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा अगर प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के बारे में बात करें तो ये हमने लिया है यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने ये कॉन्सेप्ट को उठाया है। अब इसमें क्या रहा है, दोनों में अंतर क्या है ये समझिएगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं, समता है, ठीक है, सभी लोग कानून के सामने सभी लोग समान हैं, सभी लोग बराबर हैं। दूसरी तरफ प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में ये कहता है कि अगर जैसे कि मान लीजिए विभिन्न परिस्थितियों में, यहाँ पे क्या बोला है, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके, ठीक है, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके, तो विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न तरीके,
इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, और दूसरा एक कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन है, दोनों को फांसी के लिए सुनाया गया है डिसीजन। तो देखिए, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसका क्या हो जाता है उस टाइम पे उसका फांसी रुक जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि जैसे 5 साल तक जब तक उसका बच्चा नहीं बड़ा हो जाता तब तक उस औरत को फांसी नहीं दी जाती है, ऐसा है, विधान है। लेकिन नॉर्मल पर्सन को दे दिया जाएगा। उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति हैं, अगर उन पे कोई दोषारोपण हो जाता है तो उनके लिए एक आता है इम्पीचमेंट, महाभियोग, ठीक है, उनका आम तरीके से जांच नहीं बैठता है, ठीक है, उनका जो प्रोसेस होगा वो अलग होगा और आम व्यक्ति का जो प्रोसेस होगा वो अलग होगा। तो इसीलिए कहा गया कि डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके को अपनाया जाता है। समझ में आया? इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि सभी लोग कानून के सामने बराबर है, लेकिन कुछ कंडीशन में वहां पे रियायत दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में, कि अगर जैसे मान लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो उसकी जैसे उसको दूसरा प्रोसेस होगा उसको सजा देने का, या फिर कोई अच्छा है उसके लिए दूसरा, जैसे बहुत बार होता है ना कि हम भी कई बार सुनते हैं कि कोई अच्छा व्यक्ति रहता है, अच्छा व्यवहार रहता है उसका जेल में, तो उसको सजा कम कर दी जाती है, पर ऐसा कुछ। और उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि कोई नॉर्मल है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उसके लिए दोनों के लिए सजा अलग अलग होगा, सजा तरीका अलग अलग होगा। वैसे ही अगर कोई राष्ट्रपति है, कोई बड़े पद पे है, तो उसका तरीका अलग होगा और आम इंसान का तरीका अलग होगा। क्लियर है इतना? चलिए, तो यहाँ पे जो हमारा 14 मतलब कि ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका यही मतलब है। क्लियर है? और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो हमने कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से, यूके से लिया है, और जो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है वो हमने यूएसए से लिया है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, यूएसए से लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है कोई भी पेशा अपनाना, भाषण की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का उन्मूलन और धर्म का पालन एवं प्रचार करना। ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या क्या कह रहा है? ए सी, ए बी, ए बी डी और बी सी। अब देखिए, अब ये जो है, अभी मैंने आपको बताया था जो आर्टिकल 19 में बताया था ना मैंने, आर्टिकल 19 में एक हमने देखा था स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब कि भाषा और अभिव्यक्ति, भाषा और अभिव्यक्ति, और दूसरा हमने क्या देखा था? प्रोफेशन का हमने देखा था ना स्वतंत्रता वाले में। इसमें क्या था कि कहीं पे भी जाके वो अपना प्रोफेशन, बिजनेस चला सकता है कोई भी व्यक्ति, किसी भी देश के किसी भी कोने में। और वहीं पे दूसरा क्या था कि भाषण की स्वतंत्रता। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो स्पीच और एक्सप्रेशन वाला है ना, इसी में प्रेस की भी आजादी दी गई है। प्रेस का जो फ्रीडम है वो भी इसमें मेंशन किया गया है, जो मीडिया का, ठीक है, मीडिया वाले जो होते हैं उनकी भी फ्रीडम के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। ओके, अब देखिए, अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है वो आपका आ जाता है आर्टिकल 17 में। ठीक है, आर्टिकल 17। और धर्म का पालन एवं प्रचार जो है वो आपका आ जाता है आर्टिकल 25 में। क्लियर है? आर्टिकल 25 में। अब जो आर्टिकल 25 है वो किससे रिलेटेड है? वो धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। धार्मिक स्वतंत्रता जो मौलिक अधिकार है उससे रिलेटेड है। ठीक है, और अस्पृश्यता का अगर उन्मूलन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है समानता का अधिकार से। समानता का अधिकार। क्लियर है? तो बचा कौन सा? तो ये हमारा बी और ए। तो हमारा कौन सा ए और बी है? सी वाला ऑप्शन, सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? स्टेटमेंट देखते हैं। राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जाता है तथा प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? केवल बी, ए बी दोनों, केवल ए, या फिर ए बी दोनों ही नहीं। तो देखिए, इसमें इस केस में ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये कॉमन सेंस की भी चीज है कि अगर कोई भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध पर प्रभाव डाल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका क्या होगा? मौलिक अधिकार के रूप में
प्रतिबंध अगर लगा रहा है तो वो चीज होगा। अगर आपातकाल के दौरान क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि जो मौलिक अधिकार हैं, स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जाता है, सिर्फ कौन सा छोड़ के, एक्सेप्ट आर्टिकल, मैंने ये भी बताया है 20 एंड 21, ये 2 आर्टिकल जो हैं वो छोड़कर आपका क्या होता है कि सारे जो मौलिक अधिकार है उसको स्थगित कर दिया जाता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो आपका दोनों ही सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है? पहला देखिए, राज्य शैक्षिक संस्थानों को सहायता देने में किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह अल्पसंख्यक प्रबंधन के तहत है, चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर। दूसरा क्या कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में तथा उसकी रक्षा करने में विफल रहता है तो उसकी स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसमें ऑप्शन क्या क्या है, ए और बी दोनों नहीं, बी सी, केवल बी और केवल ए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो केवल ए वाला जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, केवल ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन जो स्टेटमेंट ए सही हो जाएगा और ऑप्शन जो है हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज मुझे आप कमेंट में लिख के बताइए, आंसर दीजिए इसका कि हमने देखा था पिछले क्लास में प्रीएम्बल वाले में कि पंथ निरपेक्षवाद, ठीक है, अखंडता और समाजवाद, ये तीनों वर्ड कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया है प्रीएम्बल में। ठीक है, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना? ऑप्शन देखिए, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका जो सही हो जाएगा वो समानता का अधिकार हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा एक चीज मुझे बताइए कि जो समानता का अधिकार है वहां पे कितने से कितने आर्टिकल आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा 14 से लेकर 18 जो आर्टिकल आते हैं वो आपके समानता के अधिकार आते हैं। अगर हम बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद कौन सा आता है, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें कि 19 से लेकर आपका 22 तक ये आर्टिकल आते हैं। उसके बाद कौन सा आर्टिकल आएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो रहता है उसमें 23 से 24 रहता है। ठीक है, 23 से 24। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें कि आपको 25 से लेकर 28 तक आर्टिकल देखने के लिए मिलते हैं। बचे कौन से 2 ठो, उसके बाद उसके बाद जो लास्ट सेकंड वाला कौन सा आता है, तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार कौन सा आता है, ये तो हाँ 4 हो गया। उसके बाद 5वां जो आता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, और छठा कौन सा आता है, छठा जो आता है, अच्छा संस्कृति वाला कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक रहता है, तो ये 29 से लेकर 30 तक ये आर्टिकल रहते हैं। और अगर छठे की बात करें तो उसमें जो मैंने आपको बताया था संवैधानिक उपचार जो रहता है फंडामेंटल राइट, उसमें तो इसमें कौन सा आर्टिकल आता है, तो आपका 32 जो आर्टिकल इसमें आ जाता है। क्लियर है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2017 में निम्न अधिकारों में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया था? ऑप्शन देखिए यहाँ पे, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, मताधिकार या फिर निजता का अधिकार। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो निजता का अधिकार किया गया था, मान्य किया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है। उपाधियों का अंत संविधान में कौन सा फंडामेंटल राइट के अंतर्गत प्रतिष्ठापित है? ठीक है, उपाधियों का अंत यहाँ पे बता रहा है। उपाधि मतलब टाइटल्स, ये आपको बताना है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो
तो इसका जो सही, पहले ये जान लीजिए कि टाइटल्स वाला जो है किस में समाप्त किया जाता है, तो ये आर्टिकल 18 है, ठीक है, आर्टिकल 18 में इसको समाप्त किया जाता है। अच्छा, इसमें सभी टाइटल समाप्त करने की बात करता है, लेकिन कौन सा छोड़ता है, मतलब ये कौन सा नहीं उसको समाप्त किया जा सकता है, तो जो मिलिट्री से रिलेटेड है एंड मिलिट्री से रिलेटेड है और जो एकेडमिक से रिलेटेड है, ठीक है, ये दो तरह के टाइटल्स हैं जिसको कि समाप्त नहीं किया जा सकता। ये किसके अब आप पहचान जाएंगे आर्टिकल 18 किसके अंतर्गत आता है, तो हमें पता है कि वो समानता के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है। ऑप्शन देखिए, निजता का अधिकार, मत देने के अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि कौन सा अधिकार जो था पहले वो पहले मौलिक अधिकार कितने थे, जो फंडामेंटल राइट थे पहले 7 थे, लेकिन अभी कितने हैं, 6 हैं। तो कौन सा हट गया, संपत्ति का अधिकार ना। अब संपत्ति का अधिकार कौन सा हो गया है अधिकार, कानूनी अधिकार। आर्टिकल इसका क्या है, आर्टिकल इसका हो जाएगा 300A। क्लियर है, 300A। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट जो है हमारे वो 6 हैं। क्लियर है, चलिए, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट PYQs जो कि मौलिक अधिकार से रिलेटेड थे। ये क्लास आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेरी हो वो भी आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस क्लास की जो PDF होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल जो कि अनूप क्लासरूम ऑफिशियल के नाम से है, उस पे आपको इस क्लास की जो PDF है वो मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट PYQ सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।